दोस्तों, हाल फिलहाल में भारत और रूस के बीच तनाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अफगानिस्तान मामले में रूस ने भारत के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया है। अफगानिस्तान में बिल्कुल बाजी पलटने वाली स्थिति पहुंच चुकी है। तो वहीं दोस्तों, रूस ने हथियार बाजार में एक ऐसे दैत्य को उतार दिया है जिसका नाम सुनकर ही अमेरिका थरथराने लगा है। जी हां दोस्तों, कौन सा है रूस का वो हथियार और कैसे पलटी अफगान सेना ने बाजी और तालिबान को दी मात, आपको बताएंगे सब कुछ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूस अपना वो दैत्य भारत को सौंपे तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्द काबुल में तालिबान का कब्जा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ऐसे में दोस्तों, रूस ने अफगानिस्तान मामले में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चाहत ना तो चीन रख रहा था और ना ही पाकिस्तान रख रहा था। अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर यहां पर हालात दिनों दिन खराब होते चले गए तो इसका सबसे बड़ा भुगतान करेगा रूस और कोई नहीं। क्योंकि जिस अमेरिका ने यहां पर तांडव मचाया था, वो अमेरिका यहां से निकल चुका है और अमेरिका है काफी दूर। यहां तालिबान उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, पर इसके जो आस पड़ोस के जो देश हैं वही इसका भुगतान करेंगे। बात चीन की करे तो चीन की सीमा थोड़ी सी लगती है और चीन से बहुत कम सीमा भारत की लगती है। इसलिए इस सीमा पर सुरक्षा करना इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी जितनी बड़ी चुनौती रूस को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में होगी। अब आप सोचेंगे कि रूस तो यहां मौजूद है पर अफगानिस्तान तो यहां है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तजाकिस्तान जो यहां पर मौजूद है, इसमें एयरबेस है रूस के और बड़ी संख्या में मौजूद है। इसलिए रूस ने वहां पर अपनी सैन्य तैनाती को भी बढ़ा दिया है। और इससे लगता हुआ तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सारे देश रूस के हिमायती माने जाते हैं। इनमें तो कई ऐसे हैं जिन्होंने रूस के साथ ट्रीटी साइन कर रखी है। और तजाकिस्तान में पामीर की पहाड़ियां हैं। अगर इन पहाड़ियों में एक बार तालिबानी लड़ाकू घुस गए तो फिर उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना बहुत ही कठिन हो जाएगा। यहां तक कि एयर स्ट्राइक के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और तब तक रूस को एक्शन के लिए आना ही पड़ेगा। ऐसे में रूस भी समझता है कि इस इलाके में दबाव होगा और दबाव बढ़ेगा भी। और वहीं रूस का जो साथी है चीन, उसके लिए भी बड़ी समस्या मुंह खोल कर खड़ी है, क्योंकि इसका वो इलाका अफगानिस्तान से लगता है जहां उसने उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढाया है। शुरू में रूस ने जब मीटिंग शुरू की अफगानिस्तान के साथ, तब वो भारत को साथ नहीं रख रहा था और उसने पाकिस्तान को न्योता दिया, चीन को न्योता दिया, पर भारत को न्योता नहीं दिया अफगानिस्तान की मीटिंग में आने के लिए, जबकि अफगानिस्तान में भारत का $3 बिलियन लगा हुआ है। इसके बावजूद रूस ने यह नहीं सोचा कि भारत को इस मामले में शामिल किया जाए। रूस तो आगे बढ़कर यह कहने लगा कि हम कोई नॉर्दर्न अलायंस नहीं बनाएंगे और भारत को अपना खुद देख लेना चाहिए कि इस मामले में वो कैसे क्या करे। यहां तक कि रूस ने यह भी सलाह दी कि तालिबान से भारत को अब बातचीत करनी चाहिए और तालिबान को आईएसआई नहीं बल्कि एक साधारण संगठन के रूप में बातचीत कर उससे रिश्ते बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अफगानिस्तान में तालिबान एक सच्चाई बन चुकी है। इस मामले में रूस की बड़ी खिंचाई हुई। अफगानिस्तान सरकार जिस तरीके से बार बार भारत के पास आ रही है, यहां तक कि अपनी सेना प्रमुख को भी भेज रही है, उसके बाद रूस ने बड़ा फैसला लिया। रूस ने एक बार फिर से ट्राइका प्लस मीटिंग का आयोजन किया है और ये मीटिंग रूस, अमेरिका, चीन के बीच होने वाली है, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर बात होने वाली है। और इस बार रूस ने भारत को इन्वाइट किया है इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। अब कहा यह भी जा रहा है कि ये चारों देश मिलकर निर्णय लेंगे कि अफगानिस्तान में कैसे क्या करना है और अफगानिस्तान में किसकी सरकार होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा कदम है रूस और भारत के लिए, क्योंकि इस कदम से जहां एक तरफ चीन दुखी हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान सुपर दुखी हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत की एंट्री इस मामले में हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस के बीच होने वाली इस मीटिंग से अफगानिस्तान में अफगान सरकार की जीत होगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आखिरकार सबको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, वो लड़ाकू विमान लॉन्च हो गया है। जी हां दोस्तों, रूस ने अपना सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-75 चेकमेट लॉन्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस लड़ाकू विमान को अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। इसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। इसका टेस्ट सन 2023 के अंत में होगा। ये बात खुद रूस ने कही है। रूस ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 के अंत में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट होगा। उसके बाद अगर टेस्ट में सब कुछ ठीक रहता है तो फिर 2026-27 में जाकर इसे बनाने का काम शुरू किया जाएगा और फिर इसे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा।
और दोस्तों अभी रूस ने जो Su-75 दिखाया है ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप यानी कि एक तरीके से खिलौना कहा जा सकता है। इस जैसा लड़ाकू विमान रूस बनाएगा। तो अब दोस्तों आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं चेकमेट की सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो रूस ने अनवील की है। दोस्तों सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान की रफ्तार होगी 1.8 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग दोगुनी रफ्तार से ये चल सकेगा। दोस्तों ये रफ्तार ठीक ठाक है, ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि दोस्तों रूसी लड़ाकू विमान जो होते हैं वो सिर्फ अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में इसकी रफ्तार कम से कम 2.5 मैक तक तो होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों रूस की तरफ से यह कहा गया कि हमें इसे स्टेल्थ भी बनाना था, इसलिए इसकी जो रफ्तार है उसके साथ हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों 1.8 मैक भी ठीक ठाक है। और अब जान लेते हैं दोस्तों असली चीज के बारे में कि ये कितनी ज्यादा पे लोड कैपेसिटी अपने साथ ले जा सकता है, यानी कि कितने हथियार अपने साथ ले जा सकता है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 18 टन के आसपास होगी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छी खासी कैपेसिटी है इस विमान की। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेल्थ विमान को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये काफी ठीक है। और अब जानते हैं इसकी रेंज के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि एक सिंगल इंजन होने के बावजूद भी इस विमान की रेंज काफी अच्छी है। बताया जाता है कि विदाउट एक्सटर्नल फ्यूल के ये तकरीबन 2800 किलोमीटर तक जा सकता है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी रेंज है एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए। लेकिन दोस्तों इस विमान का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो ये कि ये सुपर क्रूज कर सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर बिना आफ्टर फ्यूल को यूज किए, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल को खर्च किए। दोस्तों ये काफी आसानी से सुपर क्रूज कर सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर। वहीं आ जाते हैं अब इंजन पर। दोस्तों इसमें सेम वही इंजन लगाया गया है जो Su-57 में इस्तेमाल किया जाता है। Su-57 में 2 इंजन लगाए जाते हैं, उसमें से एक निकालकर इसमें लगाया गया है। इस इंजन का नाम है NPO Saturn Isdale 30। दोस्तों ये इंजन काफी अच्छा और पावरफुल इंजन है, लेकिन इसमें एक खामी है, वो ये कि ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। और आपको बता दें कि इसी इंजन की वजह से आज तक रूस का Su-57 लड़ाकू विमान एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बन पाया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 2-2.5 साल बाद किस तरीके से इस बड़े इंजन को रूस अपने Su-75 में फिट करने में कामयाब रहता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं तो ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका हाल वही होगा जो रूस के Su-57 का हुआ, यानी कि ना तो वो 5वीं पीढ़ी का रहा और ना ही 4थी पीढ़ी का। तो ऐसे में दोस्तों कैसी लगी आपको इस विमान से जुड़ी सारी जानकारियां, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस विमान की सारी खूबियां जानने के बाद क्या भारत इसे खरीदेगा? दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।